डियर स्टूडेंट्स, उपभोक्ता क्रेता व्यवहार हम देख रहे थे जिसमें हमने उनके फैक्टर्स को देख लिया था। अब हम देखते हैं क्रय निर्णय की प्रक्रिया या क्रय प्रक्रिया क्या है, यानी बाइंग डिसीजन प्रोसेस या बाइंग प्रोसेस। प्रत्येक उपभोक्ता क्रय निर्णय करता है और उसे क्रय निर्णय करना ही पड़ता है, किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक प्रकार के उत्पाद सेवा क्रय के निर्णय एक प्रक्रिया समान नहीं होती है। जो क्रय निर्णय प्रक्रिया टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ब्रेड बटर आदि के लिए अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया कपड़े, कंप्यूटर या कार खरीदने के लिए नहीं अपनाई जाती। वस्तुतः उत्पाद की प्रकृति, उसके मूल्य, महत्व के अनुरूप क्रय प्रक्रिया परिवर्तित होती रहती है। कभी इस प्रक्रिया में एक दो चरण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, जबकि कभी कभी इस प्रक्रिया में 5-6 चरण भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं तथा उनको पूरा किया जा सकता है। क्रय निर्णय के अगर हम देखें तो क्रय निर्णय की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित या विभक्त किया जाता है। पहला निम्न उलझाव लो इन्वॉल्वमेंट और दूसरा उच्च उलझाव यानी हाई इन्वॉल्वमेंट। निम्न उलझाव वाले उत्पाद वे होते हैं जिनके क्रय से पहले और बाद में उपभोक्ता बहुत अधिक सोच विचार नहीं करता है। ऐसे उत्पाद प्रायः उपभोक्ता के दैनिक जीवन में काम आते हैं और बार बार क्रय किए जाते हैं। ऐसे उत्पादों के क्रय में जोखिम प्रायः सीमित ही होती है। इन्हीं कारणों से उपभोक्ता इन उत्पादों के क्रय में अधिक ध्यान एवं समय नहीं देता है। उच्च उलझाव वाले उत्पाद वे होते हैं जो उपभोक्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका मूल्य बहुत अधिक होता है, इन्हें बार बार क्रय नहीं किया जाता है, इनसे उपभोक्ता का सामाजिक स्तर प्रभावित होता है, इनसे उपभोक्ता की व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रभावित होती है, इनसे उपभोक्ता की व्यक्तिगत रुचियों की संतुष्टि भी होती है। तो ऐसे उत्पादों के क्रय से पूर्व उपभोक्ता अनेक बातों पर सोच विचार करता है, जिससे ऐसे उत्पादों को क्रय निर्णय की प्रक्रिया में बहुत सारे चरणों को हमें पूरा करना पड़ता है। सामान्य एक आइडियल अगर हम बाइंग प्रोसेस देखें तो उसमें जिस तरह के जो चरण होते हैं वो उनको हम 6 तरह के चरणों में बांटते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं आवश्यकता या समस्या की पहचान। सामान्यतः बिना आवश्यकता के कभी कुछ नहीं खरीदता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय तभी करता है जबकि उसे उस उत्पाद और सेवा की आवश्यकता या अनुभव होती है। अतः क्रय निर्णय प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकता की पहचान से ही होता है। आवश्यकता से तात्पर्य असंतुष्ट या अतृप्त आवश्यकता से है, जिसके कारण व्यक्ति को कष्ट, असुविधा या तनाव अनुभव होता है। उदाहरणतः अगर भोजन की आवश्यकता है तो शारीरिक और मानसिक कष्ट उसे अनुभव होने लगता है। आवश्यकता की पहचान या जानकारी तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति एवं अपेक्षित भावी स्थिति के बीच के अंतर को समझ लेता है। जैसे जब एक भूखा व्यक्ति अपने वर्तमान स्थिति एवं भोजन को क्रय कर खा लेने के बाद की स्थिति से को एक प्रकार की किसी नई कार के क्रय का निर्णय तभी करेगा जब पुरानी कार से होने वाला कष्ट, असुविधा या तनाव तथा नई कार खरीदने से पहले आराम और सम्मान के बीच के अंतर को समझ लेगा। इस प्रकार कोई भी उपभोक्ता किसी भी उत्पाद का निर्णय तभी करता है जब उस उत्पाद की आवश्यकता को जान या समझ लेता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना आवश्यकता को तत्काल, जैसे भोजन की आवश्यकता को जान पहचान कर लेता है, तो कभी कभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता को देर से पहचान पाता है। किंतु क्रय निर्णय की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जबकि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पहचान लेता है। तो उल्लेखनीय है ये है कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से या तत्वों से उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक कारण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भीतरी कारणों या तत्वों से है। भूख, प्यास आदि आंतरिक कारण हैं जिनसे भोजन, पानी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। बाह्य कारणों से तात्पर्य वातावरण संबंधी तत्वों या कारणों से है जो किसी व्यक्ति में आवश्यकता जगा देते हैं। ऐसा तभी होता है जबकि कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा को कहीं पर देखता है या किसी अन्य व्यक्ति को उत्पाद या सेवा का उपयोग या
उपभोग करते देखता है तो वह उस उत्पाद और सेवा के विज्ञापन, प्रचार आदि को पढ़ता, देखता या सुनता है। ऐसे में उस व्यक्ति के मन में उस उत्पाद और सेवा को प्राप्त करने का एवं उसको उपयोग या उपभोग करने की इच्छा जागृत हो सकती है। व्यक्ति जब इस इच्छा को पूरा करना चाहता है तो वह अपनी आवश्यकता को पूर्णतः पहचान लेता है। दूसरा इसमें आता है सूचनाओं तथा विकल्पों की खोज, इंफॉर्मेशन या अल्टरनेटिव सर्च। उपभोक्ता जब अपने आवश्यकता को ज्ञात कर लेता है तो उन उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सूचनाओं की खोज करता है जो उसके आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कार की आवश्यकता ज्ञात होने पर कार के वो विभिन्न ब्रांड, मॉडल आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तीव्रता के अनुरूप ही सूचनाओं की खोज करता है। यदि आवश्यकता में तीव्रता नहीं है तो वो धीरे धीरे उन सूचनाओं को एकत्र करता रहता है, किंतु आवश्यकता की तीव्रता बहुत गहरी है तो वो तत्काल ही विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। अब सूचनाएं भी या सूचनाओं की खोज भी दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट, आंतरिक खोज और सेकंड, बाह्य खोज। आंतरिक खोज में उपभोक्ता स्वयं अपनी पुरानी सूचनाओं एवं पुराने अनुभवों का स्मरण करता है। ऐसा तभी संभव है जबकि उपभोक्ता ने पहले उस उत्पाद और सेवा का उपयोग किया हो या उसके संबंध में पहले कभी कोई सूचना प्राप्त की हो। बाह्य खोज में हम बाह्य सोर्सेज या बाह्य स्रोतों से सूचना एकत्र करते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्रोतों से। तो इसमें हम मित्र, संबंधी, पड़ोसी, सहकर्मी, इन जान पहचान वालों से सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा, व्यावसायिक स्रोत भी होते हैं जिसमें हम विज्ञापन, विक्रयकर्ताओं, विक्रय संवर्धन साधनों, उत्पाद की पैकिंग, पैकेजिंग, मध्यस्थों, उत्पाद प्रदर्शनों, डिस्प्ले आदि से सूचना प्राप्त करते हैं। थर्ड, अनुभवजन्य स्रोतों से। उत्पाद के उपयोग या उपभोग करना, परीक्षण करना या परिवहन करने वालों से। जन स्रोतों से भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। समाचार, लेखों, सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जारी उत्पाद मूल्यांकन रिपोर्टों, उत्पादों संघों और रिपोर्टों आदि से। तो प्रत्येक क्रेता उत्पाद सेवा में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में विपणनकर्ता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह संभावित क्रेताओं को अपनी ओर से उत्पाद के संबंध में सभी आवश्यक, ठोस, विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध करे। ऐसा करके क्रेता को भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद हम लेते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। जब हम निर्णय प्रक्रिया के अगले चरण में हम विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन करते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करने हेतु कुछ आधार और मापदंड निर्धारित करने पड़ते हैं। ये मापदंड उपभोक्ता स्वयं अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों आदि के ज्ञान और अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन आधारों से तात्पर्य उन घटकों या आधारों से है जिनमें कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद के चयन को महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे घटकों में वस्तुपरक तथा परिमाणात्मक यानी ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि व्यक्तिपरक एवं गुणात्मक भी हो सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव और क्वालिटी वाइज भी हो सकते हैं। उत्पाद का मूल्य भार, वजन, आकार, निष्पादन क्षमता या ऊर्जा की मात्रा का उपयोग आदि वस्तुपरक परिमाणात्मक मूल्यांकन घटक है। अतः कार के विकल्पों के मूल्यांकन हेतु कार का मूल्य, सीटों की संख्या, अधिकतम गति, प्रति लीटर पेट्रोल से दूरी तय करने की क्षमता, पर किलोमीटर ऑफ पेट्रोल आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो वस्तुपरक परिमाणात्मक घटकों के आधार पर मूल्यांकन कहा जाता है। व्यक्तिपरक तथा गुणात्मक मूल्यांकन घटकों और आधारों में प्राय उत्पाद की किस्म, ख्याति, ब्रांड की छवि, रंग, रूप, पैकेजिंग आदि को सम्मिलित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चेहरे की क्रीम के विकल्पों के मूल्यांकन में हम उत्पाद की किस्म, उत्पादन कंपनी की ख्याति, क्रीम के ब्रांड की छवि, पैकेजिंग आदि को आधार मानते हैं। तो उत्पादों के मूल्यांकन में किस्म, टिकाऊपन, फिटिंग आदि को भी आधार बनाया जा सकता है। सामान्यतः मूल्यांकन एक या दो आधार पर्याप्त बहुत होते हैं, किंतु कभी कभी कई आधार भी विकल्पों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जब एक से अधिक आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है तो उपभोक्ता प्रत्येक आधार का मूल्य एवं महत्व उनके
वेट के आधार पर निर्धारित कर लेता है। मूल्यांकन के प्रत्येक आधार का मूल्य या महत्व जहाँ तक हो सके वस्तुपरक एवं परिमाणात्मक होना चाहिए।